यूजीसी ने जो निर्णय लिया, वो यूजीसी ने निर्णय तात्कालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया। उसने टास्क फोर्स बनाई, शिक्षाविदों से, देश के सभी लोगों से ये परामर्श के बाद ये हुआ कि शेष जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तांत्रिक मूल्यांकन पर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल परीक्षा है उस बच्चे की जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक वो उत्तीर्ण नहीं हो सकता। और जब वो परीक्षा नहीं देगा तो बिना परीक्षा के उत्तीर्ण होने का मतलब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिग्री का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में जब भी कहीं वो नौकरी के लिए जाएगा, किसी संस्थान में जाएगा, तो वो अलग से चिन्हित उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बिना परीक्षा के। ये उसके जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए ये जरूरी है कि फाइनल परीक्षाएं हो। ऐसा यूजीसी ने ये निर्णय लिया और पूरे देश के अधिकांश, बल्कि 90% सभी कुलपतियों ने उसका बहुत स्वागत किया, शिक्षाविदों ने स्वागत किया। स्वाभाविक भी है, कौन आदमी होगा, कौन अभिभावक होगा जो ये कहेगा कि नहीं नहीं कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे ही पास करा दीजिए। ऐसा संभव नहीं है, थोड़ा विलंब तो हो सकता है, समझ में आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि राज्य भी इस बात को शायद अभी महसूस करेंगे और मैं आग्रह जरूर करूंगा कि उस बच्चे के भविष्य के लिए सभी लोग एकजुट होकर के, हमारा भविष्य है बच्चा, हम उसके साथ कोई ऐसा ना करें कि उसको ये काल तो चला जाएगा लेकिन इस काल का उस पर हमेशा ठप्पा लग जाएगा। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। हम और आप दोनों निशंत जी कला विषयों से पढ़कर पास हुए। अब इस बार एक बिटिया ने 600 में से 600 नंबर उसको मिले सीबीएसई में। वो मैंने पूछा भाई कौन से सब्जेक्ट थे, तो मालूम पड़ा कि तो कला से पास हुए। तो इस तरह के जो एक अकल्पनीय से नंबर बच्चे जब दिखाएंगे आज से 10 साल बाद किसी इंटरव्यू में, तो आपको लगता है कि एक दूसरा इफेक्ट भी आने वाला है? देखिए, कई बार परिस्थितियां होती हैं और जो हमारा पैटर्न है परीक्षा का उसमें पूरे के पूरे नंबर भी बच्चों के आते हैं। कुछ बच्चे बहुत होशियार भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। और इस समय की जो परिस्थितियां रही हैं, जो पीछे के जो उसके आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से जो नंबर मिले हैं, लेकिन हमारे सीबीएसई बोर्ड में यदि हमारे आप केंद्रीय विद्यालयों को देखेंगे, यदि आप नवोदय विद्यालयों को देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनका। और इसमें किसी को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे में बहुत प्रतिभा है, हमारे बच्चे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, उसमें कोई कला के विषयों में। और जी बच्चे कला के विषय थे, सीबीएसई के रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोगों ने शायद कुछ मार्किंग का सिस्टम भी बदला है औसत के आधार पर या किसी उस तरह से? नहीं, अभी तो जो मैंने आपको कहा है, देखिए क्या है कि जो कला के विषय जो आप कहना चाहते हैं कि पहले एक प्रश्न आता था, 4-4, 5-5, 6-6 पेज लिखते थे और तब जो है उसमें गुंजाइश रहती थी कि कहाँ कट फट हो सकती है। लेकिन अब जो पैटर्न बदला है, अब तो पैटर्न ऐसा बदला है कि आप काट भी नहीं सकते। तो इसलिए कला के बच्चे भी लाते हैं, 100% नंबर लाते हैं। और आगे जो नई शिक्षा नीति में किस तरीके से उसको हम लोग ला रहे हैं, कुछ नए मूल्यांकन भी उस दिशा में कर रहे हैं ताकि बच्चे को केवल वही नहीं बल्कि विस्तार में भी वो कैसे जा सकता है, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे समय में ऐसा सिस्टम होता तो बड़ा आनंद आता। तब तो हिस्ट्री सुन के ही लोग 40-50 नंबर दे दिया करते थे, इससे ज्यादा देते नहीं थे। ये जो राज्यों का द्वैत जो सामने आया, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, इससे खतरा ये पैदा हो गया, कहीं इम्तिहान हो रहे हैं, कहीं एडमिशन हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सितंबर अक्टूबर तक कोरोना चला तो सेशन कई जगह शून्य करने पड़ जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आप पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये विषम परिस्थिति वाली है। हर राज्य देश को यदि देखेंगे उत्तर से पूर्व, पश्चिम से दक्षिण, तो ऐसा लगेगा आपको कि ये तो कितना विशाल देश है। तो हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार परीक्षाएं होती हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार वो छुट्टियां करते हैं,
अपनी परिस्थितियों के अनुसार वो प्रवेश करते हैं। तो ये तो भिन्नता हमेशा रहती है, कोई नई बात नहीं है, अभी भी वो उस भिन्नता में रहेंगे। लेकिन बहुत सारे, अभी मैं इस विश्वविद्यालयों की समीक्षा कर रहा था देश भर के, तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने तो परीक्षा करा चुके हैं, कई प्रदेशों की लगभग परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो इसमें कोई भिन्नता नहीं आएगी, उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यूजीसी की जो गाइडलाइन है जिसको आपने पहले कहा, वो यूजीसी की गाइडलाइन बहुत जरूरी है कि उनका पालन करे, क्योंकि राज्य से आकर के फिर उसने राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, और राष्ट्रीय स्तर पर एकत्व का जो भाव लाएगा वो यूजीसी ही लाता है। तो यूजीसी की गाइडलाइन को उस एक्ट के तहत राज्यों को उसका समर्थन करना होता है, उसका पालन भी करना होता है। एक बड़ा पुराना सवाल है कि हमारे जो शिक्षा संस्थान है उसमें बहुत महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जैसे वीसी नहीं है, तमाम जगहों पर वीसी नहीं है, और इस समय जब सर्वाधिक आवश्यकता है कि सर्वोच्च पदों पर लोग रहें ताकि कार्य व्यापार संचालित हो सके, इस पर कोई योजना है कि जल्दी से जल्दी इन वैकेंसीज को फिल किया जाए? नहीं, हमारी तो जो पहले 100 दिन का आप हमारा टारगेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पहले 100 दिन में शीर्ष प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो रिक्त पद है उनको भरने की। और मैंने सभी राज्यों को भी विशेष अनुरोध किया कि जो भी उनके प्रवक्ताओं के, लेक्चर्स के जितने भी पद खाली हैं उनको भी भरें। और मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर के केंद्रीय जितने भी संस्थान हैं उनको भी एक मिशन मोड में हमने भरने की कोशिश की है। और इस बीच हमने बहुत सारे कुलपतियों की, ये एक प्रक्रिया है खाली होने की, इंटरव्यू की, वो करने की, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे समय से पद खाली हैं। जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपने बात की है, विश्वविद्यालय के कुलपति अभी हाल में ही इस्तीफा देकर के गए हैं, उसके लिए कमेटी बनी हुई है। अब जिस कमेटी को इंटरव्यू करना था, वर्तमान में परिस्थिति ये सोचा कि 15 दिन पीछे करें, वो 15 दिन पीछे होकर के भी वो नहीं हुआ, तो फिर 1 महीना पीछे किया। लेकिन अब ऐसी स्थिति आएगी तो हम ऑनलाइन भी, हमने अभी इंटरव्यू, मैंने अभी 3 आईआईटी के जो डायरेक्टर के इंटरव्यू, जब ऐसी परिस्थितियां आई कई बार पीछे पीछे किया, तो हमको लगा कि आईआईटी को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं और किसी को चार्ज दे करके नहीं रख सकते। तो अभी हमने ऑनलाइन इंटरव्यूज किए, तो हम उसको करके जल्दी से जल्दी जो अभी स्थान है उनको भी हम भर लेंगे। ये जो स्किल डेवलपमेंट हो और लोग एक निश्चित काम के लिए स्किल्ड हो सके, इसके लिए क्या कुछ तेजी से काम करने की योजना है? देखिए, जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है वो काफी कुछ आपकी उन भावनाओं का समाधान करेगी। वो आएगी कब? मैं सुन तो बहुत दिनों से रहा हूं। लेकिन जल्दी, मुझे लगता है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है कि किसी को ये कहने का मौका न मिले कि साहब उसको भी पूछ लिया जाता तो अच्छा होता, और जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों तक गया है, बहुत जल्दी वो आपके सामने आएगी। लेकिन अभी भी हम जिस तरीके से आपने कहा है कि रोजगार और वो छात्र की शिक्षा, इन दोनों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अभी आईआईटीज में हम लोगों ने कहा है कि 50% आईआईटीज को भी क्या करेंगे, हम लोग उद्योगों के साथ जोड़ करके वो स्वयं उद्योग पाठ्यक्रम बनाएंगे। 50% हमारा छात्र वहां काम करेगा, 50% वो थ्योरी पढ़ेगा। इन दोनों के बीच जो उद्योग और इस छात्र के बीच का जो समन्वय होगा, उसकी पूरी प्रतिभा का वहां निखार होगा और वो उद्योग भी विकसित होगा और वो छात्र भी अपने काम करते करते उसको अनुभव होगा। इसी तरीके से एआईसीटी ने अभी जो युक्ति पोर्टल, युक्ति 2 शुरू किया हमने, उसमें जितने भी मेरे बच्चों के आइडियाज हैं वो एक पोर्टल पर, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और उस प्लेटफॉर्म पर आकर के, चाहे उद्योगपति है, व्यापारी है, किसान है, जो लोग भी अपने गांव के लिए, शहर के लिए उस मॉडल को अपना ले करके जाएंगे, वो छात्र जाएगा, उसको स्थापित करेगा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात की है, उसकी बहुत तेजी से भरपाई होगी, क्योंकि गांव को समृद्ध करने का ये जो पहल और जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है, उसको हम इस छात्र से जोड़ेंगे। ये इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद इसके हाथ में कैसे कौशल आए। इसलिए आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट अवर स्टैंड अप,
जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की जरूरत है, ऐसा भारत जो स्वस्थ भारत हो। विचार बहुत अच्छा, लेकिन हम जब देखते हैं एम्स हैं, आईआईटीज है नए, उस तरह के और जो बहुत बड़े संस्थान हैं, हम पाते हैं कि वहां पर बहुत कमियां हैं अभी तक। कहीं स्टाफ नहीं है, तो कहीं प्रयोगशालाएं ठीक नहीं है, कहीं कुछ और कमी रह गई है। तो एक अच्छे विचार के लिए एक परफेक्ट ढांचे की भी जरूरत होती है। तो एम्स तो खड़ा कर दिया, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं है। आईआईटी खड़ा कर दिया, बहुत सी चीजें नहीं। तो ये जरूर देखने की बात है। लेकिन शेखर भाई, आपको इस बात को सुनकर के खुशी होगी कि हमारे जो आईआईटी हैं वो देश की ऐसी गौरवशाली संस्थान है जिन्होंने पूरे विश्व को लोग दिए हैं। और अभी आपको याद होगा कि जब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। है जी, मैं हाँ, आगे की बात कर जी। नहीं, मैं तो अभी और आगे भी, जब जो उनको तो संजोना है, उसको तो आगे ही बढ़ाना है। लेकिन हमारे जो एम्स हैं, यदि आप पीछे 5 साल की बात करेंगे, जब से मोदी जी आए, 6 साल की बात करेंगे, तो पहले 50 साल में कितना था, कितने एम्स थे, और इस सरकार के आने के बाद कितने एम्स हुए हैं, एक, और कितने बेड बढ़े हैं, 2, और तीसरी बात जो आईआईटी, जो आईआईटी का उसकी अवस्थापना कितनी विकसित हुई है। हमने हिपा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का सुनिश्चित किया है। 47,000 करोड़ मेरे आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और मेरे एम्स, इनको हम दे रहे हैं, इनके स्थापना को और विकसित कर रहे हैं। आपको अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आएगा। मोदी जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में जितना काम हुआ है वो शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और जो आपकी चिंता है, हम उसको और सशक्त करते जा रहे हैं। आप यदि बेड को देखेंगे तो जितने एम्स में पहले थे, जो नए हमारे एम्स आए हैं, जो हमारे नए आईआईटीज आए हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी चिंता है, हम तो इसको पूरी दुनिया का ज्ञान की महाशक्ति बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान। हमारी दौड़ तो लंबी है, छोटी नहीं है। नमस्कार, जीतेगा हिंदुस्तान सीरीज में इस बार हमारे मेहमान हैं देश के मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक जी से हम सभी परिचित हैं। ये बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, कवि हैं, पत्रकार रहे हैं, और प्रशासक तो हैं ही हैं, नेता तो हैं ही हैं। तो निशंक जी, आपको भरोसा है जीतेगा हिंदुस्तान? पहले तो आपको मेरा अभिवादन है, और आज जितने लोग आज हमसे जुड़े हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाह रहा हूँ। हमेशा ही हम तो ताकत के साथ हिंदुस्तान ने ही जीतना है। दुनिया में तो हिंदुस्तान अब आगे आने वाले समय भी हिंदुस्तान का ही है, और हर विपरीत परिस्थितियों में हिंदुस्तान हमेशा जीता ही है। और जो आपने अभियान लिया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिर जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगा ही जीतेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताएं निशंक जी की इस जीत में आपके विभाग की सबसे बड़ी भूमिका होगी। नई उम्र की नई फसल को आप शिक्षित करेंगे, दीक्षित करेंगे, लेकिन कोरोना ने तो सब अस्त व्यस्त कर दिया, करेंगे कैसे? शेखर भाई, बिल्कुल सही है कि किसी भी जीत में, केवल इस समय की जीत में नहीं, किसी भी जीत में शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो, यदि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो इस देश को विश्व गुरु कहा गया है, विश्व को लीडरशिप दी है। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर रहे हैं। जब पूरा दुनिया ने ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान के क्षेत्र में इस देश में आकर के और शिक्षा ग्रहण की है। और हमेशा इस देश के बारे में कहा गया, ये तो देश प्रसूतस्य सकाशादग्रि जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। पूरी दुनिया ने आकर के हमसे ही कुछ सीखा है, लेकर के गए हैं। तो हम तो वो देश है। आज भी यदि देखा जाए तो 130 करोड़ लोगों के इस देश में यदि इस शिक्षा के परिवार को देखा जाए तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक यहाँ स्कूल हैं, 1 करोड़ 9 लाख से भी अधिक अध्यापक हैं। कई देशों की तो कुल हमारे अध्यापकों के बराबर ही जनसंख्या नहीं है। और यदि मैं छात्र छात्राओं की बात करूं तो 33 करोड़ से भी अधिक
कुल अमेरिका की जनसंख्या जितनी नहीं है उतनी हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं की संख्या है। हमारे और देवता भी 33 करोड़ है और आपके छात्र जी छात्राएं जी, भी इनको हम देवता ही मानते हैं, ये हमें मेरे देश के देवता है जो भविष्य का लेकिन लेकिन निर्धारण लेकिन करें। लेकिन आपने तो मुझे बहुत से सवाल दे दिए अपने जवाब में, मैं बारी बारी से आपसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय तो सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, तो इसे मैनेज कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। हर देखिए आदमी ये हमने सवाल मैंने देखिए एकाएक शेखर भाई, यदि आप देखेंगे तो ना आपको पता था, ना मुझको पता था, ना दुनिया को पता था, ना देश को पता था, ना छात्र को पता था, ना अध्यापक को, ना अभिभावक को। और एकाएक जो पूरी दुनिया में एक त्रासदी आई, उस भयंकर त्रासदी से पूरी दुनिया इस संकट से गुजर रही है। पूरी दुनिया ने इस बात को तो माना ही है कि ऐसे विषम परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो इच्छा शक्ति दिखाई और जिस तरीके से समय पर कुछ कदम उठाया, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। ऐसी परिस्थिति में आज यदि आप मेरे परिवार की बात करेंगे, शिक्षा के परिवार की बात करेंगे, तो हम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस काल में भी जहाँ शोध और अनुसंधान को निरंतर किया, और वो शोध और अनुसंधान मेरे IIT, आईसर और विश्वविद्यालयों ने किया, जिस पर देश को नाज होगा, युक्ति पोर्टल पर हमने किया। वहां बच्चों को, अभिभावकों को एकाएक घर में रहना होगा, किसी को कल्पना नहीं थी। और आज 33 करोड़ छात्र छात्राएं अपने घर में रह करके पढ़ना उन्होंने शुरू किया है। आखिर इस बंद के समय में भी हमने जिस तरीके से अध्यापकों के साथ, अभिभावकों के साथ मिल करके, सरकारों के साथ संवाद करके जिस तरीके से हम लोगों ने इस बंद के दौरान भी गतिविधियों को न केवल जारी रखा, बल्कि वो जो बच्चा घर में कैद हो गया था, आप समझ सकते हैं कि एक सप्ताह तो कोई घर में रहे, 15 दिन में तो रहे, और वो भी बच्चा, छात्र जो इसमें ऊर्जा होती है, उसको कहीं बाहर घूमने को नहीं मिल रहा है, खेलने को नहीं मिल रहा है, वो जितने उसमें ऊर्जा है उसका उपयोग करने को नहीं मिल रहा है। ऐसे वक्त में भी शायद कोई सपने में भी नहीं सोचता होगा कि हम उस इतनी बड़ी संख्या को ऑनलाइन पर लेकर के आएंगे।